नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का 9वां तथा अंतिम अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसी तरह की कहानियां और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। अब मैं यह जरूर सोचने लगी थी कि पिताजी के आने के बाद उन्हें हमारे घर का चेहरा कैसा लगेगा। माँ तो बदल ही गई हैं, लेकिन क्या पिताजी पहले की तरह हैं? पिताजी जो इतने दिनों के बाद लौट कर आ रहे हैं, उन्हें क्या मुझे पहले वाले पिताजी मिलेंगे? पिताजी के आते ही मैं अपने आप से चुहल भरा साहस बटोरकर उनसे लिपट जाऊंगी और पूछ सकूंगी, वाह, चाहे जो हो, आपने भी क्या खूब तमाशा दिखाया पिताजी। लेकिन ऐसा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है बुटकी उनके पास जोर जोर कर रोने लगे और पूछे इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। वह तो वैसे ही रोती गुड़िया है। लेकिन पिताजी के आने की खबर से भैया पर कोई खास असर नहीं हुआ। भैया इन दिनों काफ़ी पैसे वाले हो गए हैं। उसने शायद यह भी सोच रखा है कि इतने रुपयों की नौकरी उसने अपनी योग्यता या बलबूते पर हासिल कर ली है और उसने इस बात को पूरी तरह अपने में रचा बसा लिया है। तभी तो दिनों दिन वह स्टाइलिश होता जा रहा है। उसकी सज धज से ज़बरदस्त तैयारी होती है। अब उसे अपने कैरियर की ही सबसे बड़ी फिक्र है। एक बार वह पार्टी के प्रेम में पड़कर घर छोड़कर माँ के सीने पर हथौड़ी पटक कर चला गया था। इस बात को जैसे वह भूल चुका है। इसके बाद पता नहीं कब वह किसी दिलफेक युवती के चक्कर में पड़कर प्यार व्यार कर बैठे और फिर उससे शादी करके माँ के कंधे पर पटक जाए। उसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, वह चाहे जहाँ जाए मरे खपे, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। मुझे तो बस यही चिंता खाई जा रही है कि पिताजी किस रूप में वापस लौट रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बुआ की बात है, वह तो आनंद के सागर में बहती जा रही है। जब देखो कहती रहती है, भैया को यहाँ आकर किसी तरह की परेशानी नहीं चाहिए। भैया के लिए अलग से एक कमरा ठीक से सहेज कर रखना होगा। क्या पता अगर उनको ध्यान वगैरह की ज़रूरत पड़े। अचानक वह खुशी में भरकर बोल उठी, वैसे वहाँ की एक बात अच्छी है, उनके अभिज्ञा चक्र में खाने पीने के मामले में कोई कट्टरता नहीं। मांस, मछली, अंडे खाने की छूट है। मैं सब अपने हाथों से उन्हें सब कुछ पका पका कर खिलाऊंगी। इसी बीच मौका मिलते ही वह जल्दी से मोहल्ले में यह खबर भी फैला चुकी कि मेरे भैया आ रहे हैं। लेकिन वह इतनी भोली और बेवकूफ़ भी नहीं कि सबको इस वापसी की वजह बता दे। वह सबको यही बताती रही कि घर के लिए उनका जी छटपटाता रहता था और इसलिए उतने अच्छे आश्रम में भी उनका मन नहीं लगा। और फिर घर में रहकर क्या भगवान को पुकारा नहीं जा सकता? ठीक है, यहीं से पुकार लेंगे। नक्खा ने मुझे यह सब बताया था। बुआ उनके घर जाकर भी ऐसी ही बातें कराई। नक्खा के पिताजी, चाचा और दूसरे लोगों ने भी इस मामले में अपनी अपनी राय जाहिर की थी। कुल मिलाकर आश्रम में उनका मन टिका नहीं, इसलिए काया को क्यों कष्ट दिया जाए। अरे भाई, इतने दिनों तक यहाँ इतने बड़े शहर में पले बड़े, अब अचानक किसी अनजानी जगह पर जाकर भला अच्छा लगेगा? और फिर खान पान, आबो हवा, सब कुछ तो यहाँ से अलग है। सबको यह सब थोड़े ना रास आता है। यानी कि जब तक आप सब में खुद को अपने स्वभाव के अनुसार एकदम खपा ना लें, तब तक आपको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। पिताजी वापस आ रहे हैं, यह खबर न केवल मोहल्ले के लिए बल्कि खुद हमारे लिए एक अनहोनी घटना थी। और बुआ थी कि लगातार इस आग में घी डालती जा रही थी। वह इसकी आंच को तेज करती जा रही थी। पिताजी का मन घर के लिए लगातार तड़पता रहता है और इसी चाह में वे साधना के पद से विरत हो रहे हैं। बुआ इसी को लगातार रटती जा रही है, यह पता न चले कि दरअसल सच्चाई क्या है। और उनका जी अपनी प्यारी बहन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहता है। इस बात को बताना जताना कभी नहीं भूलती। इतने दिनों के बाद भी वह उन बातों को याद करती हुई कहती और फिर कहती, माँ बाप के गुजर जाने के बाद भैया ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, थपकियाँ दे देकर सुलाया करते थे। इसके अलावा वह कभी कभी दीवारों से भी बात करने लगती। पता नहीं उनका मन कैसा है। इतने दिनों के बाद घर वाला घर लौट रहा है, लेकिन इस बात से जरा भी खुशी नहीं, हलचल नहीं, उत्साह नहीं, ना कोई तैयारी, ना कोई सार संजाम। ले देकर मैं ही हूँ जो सर पटक पटक कर जान दे रही हूँ। मेरी तो यही इच्छा होती थी कि उनसे चीख चीख कर बोलूँ, इससे भला हैरानी की क्या बात है? पिताजी ने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया पिलाया, थपकियाँ दे देकर सुलाया, माँ को तो नहीं। वैसे मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या बुआ हमारी इस घर गृहस्थी में धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाती चली जाएगी? माँ को एक कोने में बिठा देगी?
पिताजी को यह देखकर अचकचा नहीं लगेंगे कि जिस प्यारी बहना को उन्होंने कपड़े, जेवर, पलंग, बिछावन, आईना, अलमारी के साथ रेलगाड़ी पर बिठा एक दूसरे संसार के लिए विदा कर दिया था, वही खुकू रानी अपना सारा जो सामान लेकर बड़े धूमधाम से यहीं अपनी दुनिया बसाए बैठी है। वह क्या सिर्फ हैरानी से देखती रह जाएगी, परेशान या उदास नहीं होंगे, या कि खुश होकर खुकू रानी का हौसला बढ़ाने के लिए पीठ थपथपाते रहेंगे। दूसरी तरफ बुआ पिताजी के पास माँ और अशीन डॉक्टर के बीच अंदर ही अंदर पकने और पलने वाले संपर्क के बारे में कभी मौका पाकर सब कुछ उगल नहीं देगी। मुझे तो नहीं लगता कि वह बताए बिना छोड़ेगी। इसके अलावा क्या पिताजी इस बात से आंखें मूंद लेंगे कि उनके द्वारा त्याग दिए गए घर संसार को उस आशीन डॉक्टर ने किस तरह सहेज रखा है, कैसे सहेजा? क्या इस बात को पिताजी कभी समझ नहीं पाएंगे? तो फिर क्या पिताजी इस दुख, परेशानी, शर्म, घृणा या अपमान को झेल पाएंगे? वे दोबारा घर छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? यह सब सोच सोचकर मेरा सिर चकराने लगा और मैं जितना अधिक सोचती हूँ उतनी परेशान होती जाती हूँ। मेरे दिमाग में दुनिया भर के खरपतवार उगने लगे और इसी समय नक्षत्र के इम्तिहान के दिन भी आ गए। माँ ने ठीक ही कहा था, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। सारा कुछ अपने मन मुताबिक कर लेने के बावजूद बुआ अपने लिए एक डाइनिंग टेबल का इंतजाम नहीं कर पाई थी। इसकी वजह यही थी कि शादी के मौके पर वह उसे चीज़ नहीं मिली थी, इसलिए हमारा खाना पीना दालान पर पहले से पड़े टेबल पर ही होता था और वही एक जगह थी जहाँ माँ और पिताजी के बारे में ले देकर वही उखड़ी उखड़ी बातें होती रहती थी। बुआ बातें करती, उसास भरती, हाय उन दोनों की शादी तो प्यार मोहब्बत के बाद ही हुई थी, फिर क्या हो गया, और उस घड़ी तो दोनों ही पागल थे जैसे। फूफा जी ऐसे प्रश्नों और प्रसंगों से जितना बचना चाहते, बुआ उतनी तरफ उनको मोड़ देती। माँ वैसे भी इन सवालों को टाल जाती थी, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। अब आते ही होंगे जैसी बातों का पहाड़ा रटा जा रहा था। यह पता नहीं था कि पिताजी किस तारीख को आ रहे हैं। अचानक एक टेलीग्राम मिला पिताजी की मायावती की तरफ से, हम रवाना हो रहे हैं, 7 तारीख की सुबह नागपुर एक्सप्रेस से हावड़ा पहुंच रहे हैं। जो चीज़ अब तक छाया की तरह नजर आ रही थी वह अचानक साफ साफ नजर आने लगी। वह अचानक हिलने डुलने भी लगी थी। तो भी मुझे ऐसा लगा कि पिताजी के लिए खास तैयारी नहीं की जा रही और मुझे यह देखकर बुरा लगा कि माँ इस मामले में लगभग उदासीन है। अचानक बुआ ने पूछा, स्टेशन कौन जा रहा है भाई? माँ ने भी हैरानी से छूटते ही सवाल उछाल दिया, क्यों, क्या वे कलकत्ता शहर को नहीं जानते, या रास्ता भूल जाएंगे, या फिर इसमें सब कुछ भूल भाल गए? बुआ तमतमा गई, क्या रास्ता पहचाने ही सब कुछ है? किसी ने स्टेशन तक आने की तकलीफ नहीं उठाई, इस बात से उनका दिल नहीं टूट जाएगा? माँ ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, तो फिर तू चली जा, ट्रेन से उतरते ही तेरा चेहरा देखकर सबसे ज़्यादा खुश होंगे। इस बात का बुआ ने बुरा नहीं माना, वह खुशी हुई, तो भी अपनी खुशी को छिपाते हुए इसने कहा, अब अगर किसी को समय ना हो तो मुझे ही उसके साथ जाना होगा। उसको तो कहा भी था, उसने कहा कि मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं, बस एक बार शादी की रात को ही तो देखा है, और यह भी पता नहीं कि किस पोशाक में आ रहे हैं, गेरुआ या सादी। सचमुच यह भी तो एक यंत्रणा है। जब तक पिताजी घर नहीं आ जाते तब तक कहना मुश्किल था कि वे किस स्वरूप में आ रहे हैं। तभी मैंने नक्खा से कहा था, नक्खा तू चारों तरफ आंखें फाड़कर देख कि ऐसा किसी और के नसीब में हुआ है पहले? किसी का बाप पहले तो सन्यासी बनकर घर छोड़ गया और फिर कुछ दिनों बाद फिर घर लौट आया। नक्खा ने हामी भरी थी। ऐसी घटना पहले तो उसके देखने सुनने में नहीं आई। तो फिर ऐसा था, तभी तो मेरे मन में एक अजीब तरह की बेचैनी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन मेरे मन में माँ को लेकर वैसी कोई उलझन या डर की बात नहीं थी। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं और भी अस्थिर हो उठती। टेलीग्राम पाने पर बातें हो ही रही थी कि अचानक आशीन डॉक्टर आ गए। एयरपोर्ट जाते हुए एक बार माँ की झलक पा लेने की नीयत से आए थे। उन्होंने एक अपराधी की तरह कहा, क्या संयोग है, आनंद परसों आ रहा है और मुझे आज बम्बई जाना पड़ रहा है। बुआ ने बड़े सीधे और सपाट लहजे में कहा, अरे आसिंदा, तुम इस बात को लेकर जरा भी चिंता ना करना, हम लोग हैं ना, मैं तुम्हारे जीजा जी को साथ लेकर स्टेशन चली जाऊंगी। वेरी गुड, फिर तो निश्चिंत हुआ। यह कहकर डॉक्टर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी माँ के आंचल की छाया तक नहीं मिली। माँ ने ऐसा जानबूझकर ही किया होगा, कुछ ऐसा ही जान पड़ा। मैं भी कोई ऐसी वैसी बात तो थी नहीं। मेरा रोम रोम वैसे भी सियानी शरारत से भरा था। मैं समझ गई कि अचानक उस दिन अपने अंतर की खाल देने के कारण
माँ मन ही मन पर शर्मिंदा है। और इस बीच इन 2-3 दिनों के दौरान डॉक्टर भी हमारे घर नहीं आए थे। ऊपर दूसरे तले पर माँ अपने कमरे में पता नहीं क्या सहेज संवार रही थी। यहाँ की चीजें वहां, उधर का सामान इधर। ड्रेसिंग टेबल के दराज खुले पड़े थे और दोनों अलमारियों के पल्ले पूरी तरह खुले थे। बिछावन के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें बिखरी पड़ी थी। माँ का चेहरा ठीक उस दिन जैसा था, जैसा कि उस दिन परछत्ती वाले कमरे में पड़े पुराने दराजों में से जवानी के दिनों में लिखे गए प्रेम पत्रों को ढूंढते हुए हुआ था। तो आज माँ क्या ढूंढ रही थी? शायद टेलीग्राम के आ जाने से माँ किसी तरह पिताजी के लिए कोई व्यवस्था जुटाने में लगी है। इसी कमरे में माँ पिताजी डबल बेड पर सोते हैं, मैं और बुटकी बगल वाले छोटे कमरे में। पिताजी के चले जाने पर उस व्यवस्था में बदलाव आया था। क्या माँ पुरानी व्यवस्था को बहाल करने में जी जान से जुटी थी? मेरे शरारती दिमाग में तभी एक बात कौंध गई। अब माँ और पिताजी के बारे में ऐसी बातें सोचना कोई अच्छी बात तो नहीं, यह भी जानती हूँ कि, लेकिन जब यह बात मन में आ गई है तो उसे कैसे छिपाऊं? मैं सोच रही थी कि क्या माँ और पिताजी एक बार फिर इस डबल बेड पर सोएंगे? पहले की तरह उनमें पति पत्नी वाला प्रगाढ़ भाव रहेगा? माँ तो पहले से ही यह घोषणा किए बैठी है कि किसी चाबीबंद संदूक में उनका मन कैद नहीं। अब वह किसी फांक से निकल भागा है तो फिर ऐसे में भला यह क्या सब पिछली जीवन चर्या की बदौलत चलता रहेगा? और इसमें अचरज की भला क्या बात है? कौन कैसी चाल चल रहा है, किसे पता नहीं कब और कहाँ पड़ा था। मन को लेकर साथ कोई नहीं बच पाया रे। मन जो चाहे क्या वह पाए रे। अभी उस दिन माँ के साथ बुआ जी की बातचीत हुई थी, वह भी मुझे याद आ गई। माँ ने बुआ की बात पर हंसते हुए कहा था, हाँ, एक समय ऐसा भी था कि मैं सचमुच ही पागल हो गई थी। अब तुझे तो इनकार कर भी नहीं सकती, तूने तो सारा तमाशा देखा है। रास्ते चलते किसी झुकी डाल पर पके हुए लालटस फल को देखकर बच्चे उसे पाने के लिए उतावले होते हैं और बिना तोड़े नहीं मानते, और उसे तोड़ लेने के बाद जब यह देखते हैं यह तो माकाल कच्चा और कसेला फल है, तो समझ सकती है उसकी क्या हालत होती है। माकाल फल, बुआ खींच उठी। लेकिन उस माकाल फल को लेकर भी तो सुख में कोई कमी नहीं आई। तुम्हारी तो हर बात बुजोवल होती है, कौन अपना सिर खपाए, कहकर बुआ ने अपना बैग उठाया था और खरीदारी के लिए निकल गई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर हमारा घर भी दूसरे 5 लोगों की तरह होता, अगर यह प्रज्ञा परमा किसी धूमकेतु की तरह उदित न होकर पिताजी को अचानक यहाँ से लेकर चली नहीं जाती, और अगर पिताजी की लंबी अनुपस्थिति में माँ अचानक यह नहीं जान पाती कि डाली से झूलता हुआ लालटस फल सिर्फ माकाल फल ही नहीं है, फिर तो कहीं से किसी तरह का बिखराव या भटकाव की गुंजाइश ही नहीं होती। पिताजी जैसा कि तय था दफ्तर आते जाते नियम के अनुसार रिटायर्ड हो जाते, माँ अपने स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के पद तक पहुंच जाती और उसके बाल भी पक जाते। बाल बच्चे भी अपना घर संसार बसाकर अपनी दुनिया में खो गए होते और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि तालाबंद संदूक में कुछ है कि नहीं, या कि कुछ था भी कि नहीं। मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। माँ ने मेरी तरफ कुछ खास तरह से देखा और शायद यह देखकर भी समझ नहीं पाई कि मैं खड़ी हूँ। मैंने माँ से पूछा, तुम यह क्या कर रही हो अकेले अकेले? माँ ने अनमने भाव से उत्तर दिया, अकेले नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? उसकी बात भी एकदम ठीक थी। माँ तो हमेशा से सारा काम अकेले ही निपटाती रही थी। फिर भी मैंने कहा, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माँ अब बिछावन पर आकर बैठ गई थी। उसने कहा, ठीक है, अब मेहनत नहीं करूँगी। कहूँ कि नहीं कहूँ, करते करते भी माँ पूछ बैठी, माँ पिताजी वापस आकर इसी कमरे में रहेंगे? मैं माँ से यह नहीं पूछ पाई कि क्या वे इसी कमरे में सोएंगे। मेरे गले में से इतना ही फूटा रहेंगे ना? माँ ने अपनी धुनकी में इतना ही कहा, पता नहीं। पता नहीं? क्यों? तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम ही तो सब कुछ तय करोगी। माँ ने कहा, अब उनकी इच्छा क्या होगी मुझे नहीं मालूम। यह क्या? माँ, क्या पहले पिताजी को वे या उन कहती थी? वह तो उन्हें वह कहा करती थी। मुझे ऐसा लगा कि माँ वही शुद्धि या प्रायश्चित को लेकर किसी दुविधा में है। मैं कमरे में दाखिल होते हुए बोली, ये सारे कागज पत्र किस लिए बिखेरे हैं? हाँ, सब बिखरे पड़े हैं तो भी। ये कैसा उत्तर था भला? माँ के स्वर में थकान थी। मैं कागज ढूंढ रही थी, अभी अभी तो यहाँ पड़ा था, पता नहीं किधर बिला गया। उस दिन परछत्ती वाले कमरे में भी मैंने माँ को बदहवास सा पाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ पिताजी के आने के कारण अपने जीवन में आए दूसरे प्रेमी का कोई प्रेम पत्र तो नहीं ढूंढ रही है ताकि उसे फेंक फाक दिया जा सके।
मुझे इस बात पर भी हैरानी हो रही थी कि माँ के ऊपर या एक डॉक्टर के ऊपर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। क्यों? इसका क्या जवाब? इसका जवाब कौन देगा? माँ पलंग के एक सिरे पे अपनी पीठ टिकाए बैठी थी। बड़े स्नेह प्यार से मेरी तरफ देखकर फिर कहा, इधर आ मेरे पास बैठ। मैं माँ के पास बैठ गई। फिर मैंने थोड़ा डरते डरते पूछा, माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत खराब नहीं तो वैसे ही थोड़ी थकान सी लग रही है। ठीक है, ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद उसने वही किया जो शायद ही कभी कभार किया करती थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी पीठ पर रखा। बुआ तो हर घड़ी दिन दोपहर मेरी पीठ और सिर पर हाथ फेर दिया करती थी, लेकिन माँ ने ऐसा कभी नहीं किया। वह वैसे ही बात किया करती थी, लेकिन माँ ने अचानक यह क्या किया? बिना किसी भूमिका के माँ ने कहा, नक्षत्र बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह अभी कच्ची उम्र का है, यही तो मेरी चिंता है। मेरी तो सारी देह सिहर उठी, दिल की धड़कनें तक जम गई, मेरे माथे पर पसीना छलक आया। इसका मतलब है माँ को हम दोनों की बातों का पता चल गया। और लेकिन मैं पहले तो कभी रत्ती भर भी इस बात को नहीं समझ पाई। मैं बेवकूफ़ों की तरह माँ को देखती रही। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आया। माँ ने आगे कहा, तुझे तो काफ़ी दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा और साथ ही सामाजिक रूढ़ियों के साथ लड़ना भी पड़ेगा। तू हार तो नहीं जाएगी? मेरे मुंह से शायद एक जोरदार चीख निकल पड़ी। माँ मुस्कुरा रही थी। उस हंसी में अभय था, आश्रय था। इसके बाद उसने कहा, ठीक है, अब तू जा, मैं थोड़ी देर के लिए सो लूँ। मैं यह कहती वहाँ से उठ खड़ी हुई। माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे नहीं बेटी, बस थोड़ी देर के लिए सो लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस अभी थोड़ी देर में जग जाऊँगी। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो भी वह होठों में जैसे कुछ बुदबुदा रही थी। पता नहीं कागज कहाँ छोड़ दिया। उसके स्वर में हताशा का भाव भी था। हाँ, वह कागज सचमुच उड़ गया था, कमरे से बरामदे तक और फिर हवा के झोंके से तिरता हुआ गली में जा गिरा था। बाद में मुझे मिला था। अचानक उसे बटोरते हुए थोड़ी हैरान भी हुई। इस पर माँ ने अपने हाथों से लिखा था और इसे पाकर जान पड़ा कि माँ इसी कागज की तलाश में परेशान दिख रही थी। इसको पा लेने के बाद मैंने दौड़ते हुए माँ के हाथों में सौंप दिया था। माँ तुम यहीं ढूंढ रही थी ना? वह ना नहीं कह सकी और इसके बाद देर बाद ही माँ उठ बैठी। उसके बाद उठने के बाद हर रोज की तरह अपने काम में जुट गई। चाय तैयार कर लेने के बाद उसने कहा, खुकू आजा, मैं चाय डाल रही हूँ। बुआ अपनी चाय शाम के बाद ही बनाती थी, फूफा जी के दफ्तर से आने के बाद। माँ दोपहरी में चाय बनाती है, यही कोई 4 बजे। चाय बनाने के बाद वह बुआ को बुलाती है। उस दिन भी बुलाया और बुआ ने आते ही हर रोज की तरह आदतन कहा था, मैं तो कुछ देर बाद ही चाय बनाऊंगी भाभी, तुमने क्यों तकलीफ की? वह ऐसा रोज कहती है। माँ भी कुछ ऐसा ही कहती है। अरे तो एक बार मेरे पास ही पी ले तो क्या हुआ? तुझे क्या नींद ना आने की बीमारी है? चाय पीने पर नींद ना आए? बुआ ठठाकर हंस पड़ी। ऐसी नौबत तो हमारे दुश्मनों को ही आए। मुझे तो चाय के 100 प्याले पीने पर भी कुछ ना हो। इस तरह की बातें अक्सर होती है और हर रोज होती है। उस दिन भी हुई। चाय के साथ माँ ने थोड़ा सा चिड़वा भी भून लिया था। बुआ को भी खाने के लिए दिया, साथ ही भैया के लिए भी एक कटोरे में भरकर रख दिया। और हर रोज की तरह उस दिन भी, और वह भी रात में। बाकी सब कुछ पहले जैसे दिन की था नहीं। उस रात दूसरे दिनों के मुकाबले खाने की चीज़ों में कुछ एक चीज़ें खास तौर पर बनाई गई थी। भैया का प्रिय भोजन मुर्गा और पराठा और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। थाली में बैगन के बड़े बड़े तले हुए चक्के देखकर बुटकी तो जैसे उछल पड़ी। क्या बात है, आज क्या मज़ेदार खाना है। इस बेवकूफ़ को बैगन का एक तला हुआ लंबा चक्का मिल जाए तो फिर क्या कहना। इसके बाद कुछ मिले या ना मिले। माँ ने एक थाली में खाने की तमाम चीज़ों को सहेजा और फिर बुआ को बुलाकर कहा था, इसे ले जा, अनिमेश को रात के खाने में साथ देना। बुआ तो जैसे उछली पड़ी। इसमें खाने के साथ वाली क्या बात थी? इसमें तो हम दोनों का ही काम चल जाएगा। गनीमत है मैंने अब तक रोटियां नहीं बनाई। तुमने इतना ज़्यादा खाना बनाकर खामखा की परेशानी मोल ले ली। माँ ने कहा, कम से या ज़्यादा के बारे में सोचने पर मेहनत की या परेशानी की बात है कहाँ से पैदा होती है भाई? यह कहती हुई माँ रसोई घर की तरफ चली गई। बुआ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, तेरी माँ चाहे जितना दबाने की कोशिश करे, उसके भीतर की खुशी तो फूट कर निकल रही है। भैया के आने की खबर की अनसुनी कर गुस्से में वह यह जताने की कोशिश करी कि इससे भला मुझे क्या लेना देना, लेकिन आज तो साफ दिख रहा है कि वह खुशी से झूम रही है। और एकदम कमर कसकर इतना सारा खाना बनाना, क्या यह सब ऐसे ही होता है? जाके देख फ्रिज में कितना कुछ ठूस रखा है। कुछ पूछने पर यही कहेगी कि बाल बच्चों के लिए पकाया था और वही सब क्या बचा कुचा पड़ा है। मैं खूब समझती हूँ बाबा, मैं तो शुरू से ही ऐसी है। उस दिन बुआ ने जितना कुछ कहा था सब याद है मुझे, लेकिन उस दिन का मतलब
वह क्या कोई दूसरा दिन था? नहीं तो वह सब तो जैसे कल की बात थी। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बहुत पहले की घटी घटना है? सारी बातें एक दूसरे से गड़बड़ हो रही हैं। हाँ, यह सब पिछली रात घटी घटना है। आज की सुबह मऊ नाम की कोई तस्वीर ने अपनी आंखों के सामने ढूंढ कर भी नहीं पा रही थी। मेरी वह सबसे सुंदर और हमेशा हमेशा से सबसे प्रिय स्नेह भरी तस्वीर, ममता और स्नेह से भरी मेरी माँ ऐसी निष्ठुर हो गई। उसने ऐसा विश्वासघात किया। हाँ, विश्वासघात। विश्वासघात नहीं तो और क्या। आशीन डॉक्टर को वादा करने और डॉक्टर के प्रति अपना आभार जताते हुए देखकर क्या मैंने माँ पर विश्वास नहीं किया था और मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो गई थी? लेकिन माँ ने मुझे एकदम बेवकूफ़ बना दिया। अब मुझे इस हिरन की कहानी याद आ रही है जो मैंने कभी कथामाला किताब में पढ़ी थी। हालांकि तब भी, यानी कि सुबह के वक्त जब बुआ पिताजी की अगुवाई करने के लिए स्टेशन जाने को तैयार हो रही थी, उसने नीचे से आकर आवाज़ दी, भाभी भाभी हम लोग निकल रहे हैं। और सुनो भाभी, तुम्हारा बेटा कह गया कि दफ्तर तो उसे जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी बेटी भी यह बता रही है कि उसके कॉलेज में स्पोर्ट्स से आज जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप भी स्कूल चली जाओ। तब तो मुझे कुछ पता नहीं चला। उस समय मैं बाथरूम से शैम्पू करके अपने बाल धो रही थी। बुआ जब बोलती है तो एकदम मेलगाड़ी की तरह, एक सांस तो में 100 शब्द की गति से। लेकिन उसकी हर बात का जवाब माँ ने दिया था नहीं दिया ठीक से सुन नहीं पाई। तभी घड़ी भर बाद बुआ ने फिर कहा, अरे ओ महारानी, ऐसा कौन सा राजकाज सिर पर आ पड़ा? मैं निकल रही हूँ, कम से कम अपनी सूरत तो दिखा जाओ। अरे और कुछ नहीं तो मेरे भैया की खातिर कम से कम एक दिन के लिए सीएल कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? क्या हुआ भाभी, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? और इन डूबती तिरती बातों के बीच अचानक फूफा जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे यह क्या? इसका मतलब? सारी बात समझने में सबको काफ़ी देर लग गई। हालांकि माँ अपना मतलब खूब अच्छी तरह साफ शब्दों में लिखकर ही विदा हुई थी। फूफा जी इसे देखकर चौंक पड़े। दालान में खाने की मेज पर एक कोने में चाबियों के 2-2 गुच्छों के नीचे एक कागज का पर्चा था। सब कुछ लिख दिया था। कागज पर लिखा था, मेरा यहाँ रहना संभव नहीं इसलिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मुझसे मिलना संभव नहीं होगा। मैं रेल की पटरी पर गला कटवाने नहीं जा रही, रेल पर सवार होकर कहीं खोने के लिए जा रही हूँ। इतनी दया जरूर करना कि थाना पुलिस करके जगह साई तो मत करवाना। यह सब आज सुबह की बात है। बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से माँ हमारी आंखों से ओझल हो गई। उसने ढूंढने को मना तो किया था लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। भैया, फूफा जी, नक्षत्र और उसके भैया, काका सभी इधर उधर दौड़ते भागते रहे। सबने कहा, जो रात भर घर में बिछावन पर सोई रही, सुबह उठकर आखिर कितनी दूर जाएगी भला? वह जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने सारे लोगों की भागदौड़ बेकार हो गई। पिताजी ने तो कब अकेले ही स्टेशन से आ गए थे, उनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फूफा जी जरूर उनके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही उन्होंने माँ को काफ़ी भला बुरा भी कहा। और सिर्फ फूफा जी नहीं, लगभग सभी ने उसे भला बुरा कहा था। कोई सामने खड़ा था तो कोई ओट किए। आज सुबह से ही घर में लोगों की भीड़ जमा थी। शाम तक लोगों का तांता लगा रहा। मोहल्ले के लोग, परिचित, नाते रिश्तेदार सभी हैरान थे। सभी की जुबान पर एक ही बात थी, छी, यह क्या किया उसने? माना कि आनंद लहरी नाम के आदमी ने गलती की थी, लेकिन उसने अपनी भूल का सुधार भी तो कर लिया, घर लौट आया। लेकिन तो भी इतना गुमान? मान गुमान की भी एक सीमा होती है, होनी भी चाहिए। आखिर उस आदमी ने कोई गलत काम तो नहीं किया था, किसी बुरे रास्ते पर तो नहीं गया, कोई बुरी संगत में तो नहीं पड़ा, दारू बारूद औरत वरत का चक्कर तो नहीं था। ऐसे भी तो लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। आखिर वह धर्म के पथ पर ही तो गया था, और बाल बच्चे, पत्नी, और फिर उसका हृदय हाहाकार कर उठा होगा, तभी तो वह घर लौटा। फिर भी उसे माफ़ी नहीं मिली। उस औरत का क्या कहा जाए, बड़ी सख्त जान निकली। घर वैरागी पति घर परिवार के मुंह में पड़कर लौट आया। उसके पास आने के बढ़ते बदले कदम, पता नहीं किस बात पर इतना गुरूर कि पांव पटक तमतमाती घर छोड़कर चली गई। एक बार पति से मिली तक नहीं। छी। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही फतवे दिए जाते रहे। इस दुनिया में तमाम लोग पिताजी को इतना स्नेह और सम्मान देते हैं, यह मुझे नहीं पता था। लेकिन पिताजी को अपनी प्यारी बहना से कह रही थी, बैराग बैराग नहीं ठहंगा, एक कुड़ंगी औरत के चक्कर में पड़कर। यानी कि इस आदमी को कोई भी प्रेम या प्यार बांध कर नहीं रख पाया। खैर, सब जाने दो ये सब बातें। दरअसल मुझे मरने की इच्छा किसी दूसरे के लिए हो रही थी। पता नहीं कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आए थे, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े धीमे स्वर में
और आंखों के इशारे से कुछ यही बताना चाह रही थी कि 1-2 दिन पहले आशीन डॉक्टर के कलकत्ता छोड़कर जाने के पहले ही इधर कावेरी लहरी इस तरह घर छोड़कर जाने के पीछे कोई ना कोई बात है जरूर। इस तरह की बातों से क्या मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आत्महत्या करूं? लेकिन इसके बाद और तब मुझे माँ का वह खोया हुआ कागज भी मिल गया। उसे मैंने और नक्षत्र ने एक साथ ढूंढ निकाला और पढ़ा था। उसमें उसे पढ़ने के बाद रोते रोते छत पर चली आई थी और औंधी पड़ी रही। रोते रोते आंखें सूज गई, सूजी नहीं सूख गई। पलकें दर्द के मारे ठहक रही थी। मैं समझ रही थी कि अगर घर छोड़कर जाने के बदले माँ रेल से कटकर मर गई होती, गले में फंदा डालकर छत की कुंडी में झूल गई होती, तो उसकी बित्ता भर जीभ बाहर लटकी होती तो कुछ निंदा कम होती। बहुत होता तो लोग कहकर उसे कोसते, बाप रे इतना गुमान, इसी गुमान के चलते जान तक दे दी। इससे उन लोगों का अब तक का पुराना हिसाब किताब एकदम मिल जाता। दुख सुख, मान एवं अभिमान में अपने प्राणों का विसर्जन कर देना कोई हैरानी की बात नहीं। यही तो स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। लेकिन माँ ने तो स्वाभाविक पथ या शाश्वत धर्म की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया। इसलिए माँ की निंदा हर तरफ हो रही थी। नक्षत्र मेरे पास खड़ा था चुपचाप। मुझे कुछ भी कहने सुनने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन उसका इस अंधकार में मेरे पास बैठने से मुझे बहुत राहत मिल रही थी। मैंने इस छोटी सी उम्र में इस दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा देख लिया। वैसे मैं खामोश ही बैठी थी। पता नहीं नीचे वाले तल्ले पर क्या कुछ हो रहा था। एक आदमी के चले जाने से घर पूरी तरह उखड़ गया, यह मैं जानती ही हूँ। किसी ने खाना पकाया, किसी ने खाना खाया या नहीं। पिताजी शायद घर में ही होंगे। नक्षत्र ने धीरे से कहा, जो लोग इस तरह फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं तो उनके सामने अपनी माँ के हाथ का लिखा कागज रख देना, वे देखकर ही समझ जाएंगे। वह आज भी वैसा ही भोला और सरल है। वह सोच रहा है इसे देख लेने पर लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, शर्मिंदा होंगे। इस दुनिया का हिसाब किताब कितना साफ और सरल नहीं है। मैं उससे उम्र में जरूर छोटी हूँ, लेकिन सूझ और समझ में उससे काफ़ी बड़ी हूँ। बल्कि मैं यह भी समझती हूँ कि इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। लोग मनी मन हंसेंगे और कहेंगे यह भी कावेरी लहरी की एक सोची समझी चाल है। उस औरत ने यह सोचा होगा कि इसे देख लेने पर लोग संदेह से अपनी आंखें फिरा देंगे और सोचेंगे अच्छा तो यह बात है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अरे भाई, अगर यह चालाकी या चालबाजी ना होती तो इस पत्र के यहाँ वहाँ फेंकने का क्या मतलब? जिसकी चिट्ठी है उसे वापस लौटा देने पर। इस कागज में लिखा था, वापस लौट आने पर मुलाकात हो तो मुझे दोष मत देना। मैंने जो वादा किया था उसे निभाया। मैं मरी नहीं, लेकिन यहाँ पड़े रहकर तिल तिल कर घुट घुट मरने के साथ जिंदा रहने का नाटक करती जाऊंगी। मैंने ऐसा वादा तो नहीं किया था। मुझे कहीं तलाश करने की कोशिश ना करना, बस इतनी ही दया करना। इतनी बड़ी दुनिया में क्या मैं एक छोटी सी जगह भी हासिल नहीं कर पाऊंगी? सबसे बड़ी पूंजी है अपनी मान मर्यादा। इस बात की को हमेशा याद रखना होगा। बस इतना ही लिखा था। क्या लोग इतना सा देख सुनकर यकीन कर लेंगे और माँ को माफ़ कर देंगे? क्या लोग बाग इतने सीधे और सरल होते हैं? लड़के चाहे जितने भी समझदार हों, लड़कियों की रग रग इस बात के तैयार होती है कि लोगों को कहीं बेहतर ढंग से समझ सकती है। तभी मैंने उसे धमकाते हुए कहा, अरे तू यहाँ किस खुशी में बैठा हुआ है? चल तू नीचे चला जा। अभी कोई छत पर आ जाएगा और अंधेरे में हम दोनों को बैठा देखेगा तो जो जी में आए बोल देगा। लोगों का क्या है, नाव है तो घाट नहीं। चल फुट जा यहाँ से। वह मेरी फटकार सुनकर वही करता है जो मैं कहती हूँ, लेकिन आज उसने वैसा नहीं किया। आज वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ ऊंची आवाज में बोल गया, कहने दो लोगों को, उनके कहने से क्या हो जाएगा? और लोगों का काम ही क्या है? दूसरे की बुराई करने में ही मजा मिलता है। तू यहाँ अकेली बैठी बैठी रोएगी और तुझे छोड़कर चला जाऊंगा? ऐसा है तो रोना धोना बंद कर और नीचे चल। मेरी सूखी पलकें एक बार फिर आंसू से भीग उठी। मैंने हाथ बढ़ाकर हाथ थाम लिया और सिसकते हुए कहा, मुझे किसी के सामने जाने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी इच्छा है कि मैं मर जाऊं बस इसी घड़ी। अरे बेकार की बात मत कर समझी, मैं कह रहा हूँ ना अच्छा नहीं हो। बेकार की बात क्या कह रहा है तू? मैं एकदम सच कह रही हूँ, सच। मुझे अभी इसी घड़ी मर जाने की इच्छा हो रही है। माँ को हमारे साथ यही करना था। अब मैं समझ रही हूँ कि कल दोपहर माँ ने क्यों कहा था कि नक्षत्र बहुत छोटा है। उसने फिर ऊंचे स्वर में कहा, ठीक है मैं बड़ा हो जाऊंगा, जितनी जल्दी हो पाया उतनी जल्दी बड़ा होकर दिखाऊंगा, देख लेना। इस घड़ी बुरा बुरा कहने की कुछ इच्छा नहीं। मैंने कहा, लंबाई में तो तुम 6 फुट के आसपास होगा, लेकिन क्या तू अपनी उम्र भी खींचतान कर बढ़ा लेगा? उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ धीरे से कहा, इसके लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और इसके बाद देख लेना। कोशिश करने पर बड़ा हो जाना कुछ मुश्किल नहीं। इसके बाद हम मौसी जी को, तुम्हारी माँ को, उनके मना करने के बावजूद जरूर ढूंढ निकालेंगे।
उन्हें तुम और मैं यानी हम दोनों पूरी दुनिया से में जरूर लेकर आएंगे। वहाँ वे अपनी पूरी मान मर्यादा के साथ हमारे बीच रहेंगे। वह कुछ इस तरह से बोल रहा है जैसे सारी घटना कल या परसों ही घटित हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने अगाध सागर फैला था, इसलिए मैंने नक्षत्र को अपनी आदत के मुताबिक धकेलते हुए कहा, अभी तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, इसके बाद तुम कब बदल जाओगे इसका कोई भरोसा है? बड़े होने के बाद शायद मुझे पहचानोगे भी नहीं। मेरी माँ जिसे तुम मौसी कहते हो, उनकी बात याद रहेगी? नहीं, कौन जानता है देखते देखते लोग किस तरह बदल जाते हैं। यही तो मैंने देखा है। लेकिन मेरी बात पूरी होते न होते नक्खा ने एक अजीब सी हरकत की। उसने आज तक जो नहीं किया वही किया। उसने मेरी दोनों बाहों को जोर से जकड़कर खींच लिया और कहा, कभी नहीं। सारी दुनिया चाहे जो करे, यह आसमान साक्षी है और रहेगा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, देख लेना। क्या उसकी बात सुनकर आसमान मुस्कुराया था? नहीं। तो क्या वह खुशी में भरकर आंख उठाकर इधर देखता रहा था? पता नहीं कितने युगों युगों से ऐसी कितनी ही साक्षियों का इतिहास अपने कंधों पर उठाए हुए जिसकी कोई गिनती नहीं। और इन साक्षियों में से कौन सा सार्थक होता है और कौन सा निरर्थक, यह हिसाब ही उसके खाते में जमा रहे।